हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु संस्थान के रोशन आनंद सर के द्वारा पढ़ाए गए भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार को हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि जैसे सही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोग इस महत्वपूर्ण सेशन का लाभ उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। 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 प्रश्न नंबर 1, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार का मुख्य कारण क्या था? नहीं, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था केंद्रीय सत्ता का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, ये भी था, राष्ट्रीय एकता का अभाव, ये भी था, उपयुक्त सभी, यानी इसमें उपयुक्त सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? नीति और गवर्नर जनरल, द्वैध शासन की नीति, लॉर्ड क्लाइव, सही है। सहायक संधि की नीति, वेलेस्ली, ये भी सही है। सहायक संधि हो जाएगा 1798 में लागू हुआ था। व्यापक सिद्धांत की नीति, लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी का सभी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को हुआ था। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल का गवर्नर था? 1764 में बक्सर के युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल का गवर्नर था? वेंसी टाट थे। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। और वेंसी टाट का जो कार्यकाल था 1760 से लेकर 64 तक वेंसी टाट का कार्यकाल था। प्रश्न नंबर 5, इलाहाबाद की संधि के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ की दीवानी प्राप्त हुई थी? यानी इलाहाबाद की संधि के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ की दीवानी प्राप्त हुई थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी सभी के जगहों पर मतलब दीवानी प्राप्त हुई थी, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यानी इलाहाबाद की संधि 2 को हुआ था, 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त 1765 को हुआ था। अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामत यानी सूबेदारी भी प्राप्त की थी? तो नजमु दौला से प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर 7, निजामत यानी सूबेदारी का अभिप्राय क्या है? निजामत का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय होता है आंतरिक सुरक्षा से, ये भी है, शांति तथा सुव्यवस्था से, ये भी सही है, न्याय व्यवस्था और फौजदारी मुकदमों के निर्णय से, यानी उपयुक्त सभी का सभी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 8, मिलान करें बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये बंगाल का हो जाएगा रजा खान, बिहार के सिताब राय, उड़ीसा के राय दुर्लभ। ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 9, कंपनी को बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार कब प्राप्त हुआ? कंपनी को बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था? 1717 में प्राप्त हुआ था। 1717 में प्राप्त हो गया था।
द्वैत शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दी थी? द्वैत शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दिया था? तो पार्सिवल स्पीयर ने दिया था, पार्सिवल स्पीयर ने दिया था। प्रश्न नंबर 11, वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को कब समाप्त कर दिया? वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को कब समाप्त कर दिया? तो 1772 में समाप्त किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को समाप्त किया 1772 में किया था। सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का शुरुआत यानी प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो सहायक संधि को शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? ये डुप्ले ने किया था, सबसे पहले डुप्ले ने किया था। अब ब्लेजली ने 1798 में किया था। सहायक संधि का प्रयोग ब्लेजली ने भी किया था 1798 में। 1798 से पहले डुप्ले नहीं किया था, ब्लेजली से पहले। अंग्रेजों ने सहायक संधि का पहला प्रयोग 1765 में कहाँ के नवाब के साथ की थी? नहीं, अंग्रेजों ने 1765 में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया गया था। कहाँ के नवाब के साथ की गई थी? उस यानी अवध के नवाब के साथ किया गया था। अवध के नवाब के साथ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी हमें गलत कथन को चुनना है। कौन सा कथन असत्य है? सहायक संधि का व्यापक प्रयोग ब्लेजली ने किया, ये सही है। सहायक संधि का वास्तविक शुरुआत 1799 में हुई थी, ये गलत है। सहायक संधि का शुरुआत हुआ था 1798 में। यही कथन जो है ना असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर बी। बाकी का कथन सही है। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सहायक संधि की विशेषता को संदर्भित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा कथन सहायक संधि की विशेषता को संदर्भित नहीं करता है? यानी भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, ये सही है। कंपनी राज्यों की आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी, ये भी सही है। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई भी संघ बना सकती है, यही गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर डी भी सही है। देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। उक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो किसका कथन है? तो टॉमस मुनरो के कथन है। टॉमस मुनरो का कथन है। डलहौजी ने भारतीय राज्यों यानी हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था? यानी डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो कितने श्रेणी में विभाजित किया था? तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, 3 श्रेणी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता के सिद्धांत लागू करके 1848 में सतारा, 1854 में नागपुर पर कब्जा किया, सही है। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर दिया, यानी अमान्य घोषित किया, हाँ ये भी सही है। वही कथन कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। मिलान करें यानी जैतपुर का हो गया 49, बघात 50, उदयपुर 52, झांसी 53, यानी ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया के पुस्तक लेखक कौन है? तो कौन है? विलियम ली वार्नर हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था? तो कौन सा युद्ध लड़ा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। यानी प्रश्न नंबर 22, घेरे की नीति 1765 से 1813, घेरे की नीति 1765 से 1813 और समान संघ की नीति
ये हो जाएगा 1935 से 47, 1935 से 47, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, 1 4 2 3। प्रश्न नंबर 23, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, यही लागू नहीं होता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसे निर्दिष्ट करता है? तो प्रांतों को प्रतियोजित विषयों को 2 प्रभागों में विभाजन, ये निर्दिष्ट करता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड डलहौजी के सहायक संधि के तहत द्वारा किए गए संधियों के सही क्रम मिलाना, मतलब मिलान करना, कौन कौन सा मतलब क्रम अनुसार सजाना है, यानी हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया, 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि को स्वीकार किसने नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। बंगाल में द्वितीय शासन प्रणाली यानी द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया था। 1765 में किया था रॉबर्ट क्लाइव और 1772 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। रिंग ऑफ फ्रेंच नीति का संबंध निम्न से किससे है? तो किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है।